Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to explore poetic devices. अब ये पोइटिक डिवाइसेस होता क्या है? जब भी कोई पोइट कोई पोइट्री लिखता है तो वो एक टूल यूज़ करता है टू मेक देयर राइटिंग ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल एंड पावरफुल। यानी अपनी राइटिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी पोइट्री को बहुत मीनिंगफुल और पावरफुल बनाने के लिए राइटर जो टूल्स यूज़ करता है उसे हम पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो कि जो पोइट्री है ना वो कुकिंग है, कुकिंग करना, खाना बनाना। तो पोइट्री एक सोचो कुकिंग है, जो उसके वर्ड्स है ना वो इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी जो खाने के अंदर हम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे तो जो वर्ड्स होते हैं वो पोइट्री में एज अ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब इसके बगैर खाना तो नहीं ना बनेगा, लेकिन जो पोइटिक डिवाइसेस होगी ना वो उस खाने में स्पाइसेस होंगे। जो मसाले आप यूज़ करेंगे ना खाने के अंदर वो कितने ज़रूरी होंगे टेस्ट के लिए। तो ऐसे ही पोइट्री के टेस्ट के लिए पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। अगर हम उसके अंदर स्पाइसेस नहीं डालेंगे खाने में, उसमें मसाले नहीं डालेंगे तो वो फूड हमें बोरिंग लगेगा। ऐसे ही विदाउट डिवाइसेस, विदाउट पोइटिक डिवाइसेस द पोइम इज़ फ्लैट। कुछ भी नहीं उसमें खास होता। वो सिर्फ एक वर्ड्स होंगे सिंपल इन पैराग्राफ फॉर्म्स, या जिसके अंदर कोई जान नहीं ना होगी, कोई पावर नहीं होगी, मीनिंग नहीं होगा, सिर्फ एक बोरिंग से वर्ड्स होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टूल्स वन बाय वन। और मैं आज भी कोशिश करूँगी कि सुपर इजी एग्जांपल्स दूँ। मैं जानती भी हूँ कि आप लोग जो लिटरेचर के न्यू स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को लिटरेरी एग्जांपल्स का इतना नहीं पता होगा। अगर मैं किसी बुक की दूँ एग्जांपल तो ऑब्वियसली आप लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है, वो तो फ़ायदा ही नहीं है। एनीवेज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सिमिली। सिमिली क्या होता है? कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। यानी कि हम दो चीज़ों, इंसानों या किसी भी चीज़ को कंपेयर करें और उस कंपैरिजन में हम लाइक और एज का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, हर स्माइल इज़ लाइक सनशाइन, कि उसकी जो मुस्कुराहट है ना वो सनशाइन की तरह है। अब उसकी जो स्माइल है उसको सनशाइन क्यों कहा है? क्योंकि जो सनशाइन है वो हैप्पीनेस को शो करता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो उसकी स्माइल है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो हंसती है। मैं कह दूँ लाइक ही रन्स लाइक अ चीता, कि वो चीते की तरह भागता है, यानी उसकी तरह तेज़ भागता है। चीता तेज़ भागने की वैसे मशहूर है ना, फेमस है। तो ऐसे मैं कह दूँ कि ये अली है या कोई भी है, वो चीते की तरह तेज़ भागता है। तो जब भी कंपैरिजन में हम लाइक और एज का यूज़ करेंगे तो वो होगी हमारी सिमिली। अगर हम एज की एग्जांपल देखें तो मैं कह सकती हूँ लाइक शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर। वो जो रोज़ है ना, मतलब या फ्लावर है, उसकी तरह खूबसूरत है। जितना कि वो रोज़ या फ्लावर खूबसूरत है उतनी ही लड़की खूबसूरत है। तो ये हम किसी की खूबसूरती को, क्वालिटी को शो करने के लिए लाइक और एज का यूज़ करते हुए हम कंपेयर करते हैं तो उसको सिमिली कहते हैं। उसके बाद आता है मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन ही है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसमें कोई लाइक का यूज़ नहीं करेंगे, कोई एज का यूज़ नहीं करेंगे। उसमें तो हम कह रहे हैं ना कि वो उसकी तरह है, लेकिन इसमें नहीं हम कहेंगे। एग्जाम्पल हम कहेंगे कि अहमद चीता है, यूँ नहीं कहेंगे कि वो चीते की तरह भागता है। हम कहेंगे वो चीता है, यानी वो बहादुर है या वो तेज़ भागता है, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जैसे कि एक सेंटेंस है कि मेरा बेटा चांद की तरह है, तो ये हो जाएगी सिमिली, क्योंकि मैंने कहा है उसकी तरह है। बट अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा चांद है तो वो सिमिली नहीं बल्कि वो मेटाफर होगा। इसकी ना मैं एक सॉन्ग के ज़रिए एग्जांपल भी देती हूँ। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। थर्ड पे हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देना। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग। यानी कि कोई बेजान चीज़, बल्कि बेजान भी नहीं, ऐसी चीज़ जो ह्यूमन ना हो उसको ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देना। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। जो हवा है वो विस्पर कर रही है। अब जो विस्पर है वो तो इंसान करते हैं, हवा तो नहीं ना करती। या हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था डैफोडिल। तो जो वर्ड्सवर्थ था वो कह रहा था कि जो डैफोडिल है दे आर डांसिंग। कोई प्लांट तो डांस नहीं ना कर सकता, डांस तो इंसान करता है। तो हमने इंसान की क्वालिटी एक नॉन ह्यूमन थिंग को दे दी है, तो वो होगी पर्सोनिफिकेशन। या मैं कहूँ माई अलार्म क्लॉक स्क्रीम्स एट मी एवरी मॉर्निंग। जो मेरा अलार्म क्लॉक है ना वो बहुत चीखती है, स्क्रीम करती है। तो चीखता तो इंसान है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन ही हुई।
फोर्थ पे आती है इमेजरी। अब ये इमेज से ही याद रखना, इमेज से है इमेजरी। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स का राइटर यूज़ करता है जिन वर्ड्स से हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए या एक इमेज बन जाए। यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड यूजिंग सेंसेस। यानी कि राइटर या पोइट ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेगा, ऐसी सीन बनाएगा वर्ड्स के ज़रिए जो हमारे माइंड के अंदर ना एक इमेज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द वार्म ब्रेड स्मेल्ड स्वीट एंड बटरी। अब वो जो गरम गरम ब्रेड है ना, उसकी स्मेल स्वीट है और वो बटरी सा है, तो इससे हमारे माइंड में एक इमेज बनती है। ये चलो ये भी छोड़ो, मैं एक इमेजरी देती हूँ कि फॉर एग्जांपल बंदा है, ठीक है, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है और ऑटम का सीज़न है, उस दरख्त के ऊपर से जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो गार्डन है उसमें ग्रीनरी हुई हुई है। तो यानी ये सब चीज़ों से हमारे माइंड में भी ना एक इमेजरी बन रही है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। तो राइटर जब ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो रीडर के माइंड में एक इमेज या एक पिक्चर क्रिएट कर दे, तो उसे कहते हैं इमेजरी। फिफ्थ पे आता है सिंबल। समथिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग डीपर, यानी ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो। यानी हमारे इर्द गिर्द इतनी चीज़ें हैं जो किसी न किसी चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डव है परिंदा, वो किसको सिम्बलाइज़ करता है, पीस को सिम्बलाइज़ करता है। या रोज़ है जो गुलाब का फूल, वो लव को सिम्बलाइज़ करता है। अक्सर नॉवेल्स में होता है कि काले बादल छा जाना तो कहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, या खामोशी को छा जाना तो कुछ बुरा होने वाला है। या दरख्त के ऊपर पत्ते गिरना बुराई होती है, और अगर उसके ऊपर नए पत्ते आ रहे हैं तो इट्स मीन कि लाइक कुछ नया शुरू हो रहा है, होप आ रही है। कुछ सिंबल्स होते हैं कल्चर टू कल्चर चेंज भी करते हैं, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। असल में सिंबल का मतलब अभी जानना यही ज़रूरी है, ऐसा वर्ड या ऐसी कोई चीज़ जो किसी और चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए यूज़ की जाए। ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो ना नहीं बताना चाहता, लेकिन वो कोई ऐसा एक्शन कर दे कि दूसरे बंदे को खुद ब खुद ही फील हो जाए। तो सिंबल वो होता है जो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या उसका कोई डीपर मीनिंग होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स कहते हैं बिल्कुल उल्टी बात को। डेफिनेशन है इसकी, अ स्टेटमेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल बट हैज़ ट्रुथ इनसाइड। ऐसी स्टेटमेंट जो हमें सुनने में तो लगती है कि इम्पॉसिबल है या ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, हम उसे पढ़ेंगे ना तो हमें वो स्टेटमेंट रॉन्ग लगेगी। अगर मैं इसकी एक प्रॉपर दोबारा डेफिनेशन दूँ तो वो ये है, अ स्टेटमेंट दैट सीम्स टू गो अगेंस्ट कॉमन सेंस। ऐसी स्टेटमेंट जो इंसान की कॉमन सेंस के अगेंस्ट जा रही हो बट मे स्टिल बी ट्रू, लेकिन असल में वो सही ही हो। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग। अजीब नहीं लगता कि पैसे खर्च करने से कैसे सेव हो सकते हैं। या मैं ऐसे कह सकती हूँ, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, कि मैं बिगिनिंग की भी बात कर रही हूँ और एंड की भी बात कर रही हूँ। तो ये बात टोटली ऑपोजिट है, लेकिन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब है कि ये इख्तिताम की शुरुआत है। या जो लड़कियां होती हैं मेकअप करती हैं तो वो कहते नहीं है, एक स्टेटमेंट है कि लेस इज़ मोर। अब जो लेस है वो मोर कैसे हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जितना कम करोगे उतना ही सही है, यानी परफेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन की। के अंदर जो दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, वो एक साथ ही हमें नजर आते हैं। जैसे कि बिटर स्वीट, यानी कि कड़वा भी है और स्वीट भी है। या मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, द कॉमेडियंस वाज सीरियसली फनी, यानी मैं ये भी कह रही हूँ कि वो कॉमेडियन है और ये भी कह रही हूँ कि वो सीरियसली भी है। स्टेटमेंट फिर भी सही है, द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, यानी वो सीरियसली बहुत फनी थे। तो ये जो दो ऑपोजिट वर्ड्स मैंने एक ही सेंटेंस में डाल दिया, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। कहूँ डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी, यानी मैं ओरिजिनल भी कह रही हूँ और कॉपी भी कह रही हूँ। दे बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स, लेकिन फिर भी एक ही सेंटेंस में हम इसे देख रहे हैं, तो ये इसी की एग्जाम्पल है। या मैं और एग्जाम्पल्स अगर छोटी छोटी दूँ तो लविंग हेट या कोल्ड फायर, डार्क वाइट, यानी जो ऑपोजिट वर्ड की एग्जाम्पल है ना, वो ऑक्सीमोरॉन में आ जाएगी। एंड हम बात करते हैं एम्बिग्विटी की। एम्बिग्विटी क्या होता है, ऐसा वर्ड और लाइन जिसके अंदर एक से ज्यादा मीनिंग हमें नजर आ रहे हो, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक मीनिंग ना समझ आ रहे हो बल्कि कंफ्यूजन हो, एक से ज्यादा मीनिंग हमें समझ आ रहे हो। जैसे कि द टीचर सा द बॉय विद अ टेलीस्कोप। अब इसके दो मतलब समझ आ रहे हैं हमें कि टीचर ने बॉय को देखा टेलीस्कोप के साथ, मीन्स टेलीस्कोप की मदद से टीचर ने बॉय को देखा। या दूसरा मतलब ये है कि टीचर ने देखा कि बॉय के पास टेलीस्कोप है। तो दो मीनिंग मिल रहे हैं ना। ये एक और मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द मर्डरर किल द स्टूडेंट विद अ बुक। ऐसे बुक के जरिए मारा, या तो बुक से मार मार के मार दिया है, या बुक के अंदर पिस्टल रख के मार दिया, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। जो इसके मीनिंग है वो डिफरेंट बनेंगे।
किसी को कुछ समझ आएगा और किसी को कुछ। इसके बाद हम बात करेंगे एल्यूजन की। अब एल्यूजन भला क्या होता है ना, कोई वर्क या ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं फेमस बुक के अंदर से कोई रिलीजियस बुक, कोई हिस्ट्री की बुक या कोई लिटरेचर की बुक, किसी भी फेमस बुक में से ना कोई कोटेशन ऐड कर दूंगी ना, तो वो एल्यूजन हो जाएगी। यानी कि कोई रेफरेंस दे दूंगी किसी भी वेल नाउन पर्सन की बुक में से, मैं अपनी बुक के अंदर या अपने किसी आर्टिकल के अंदर एग्जाम्पल या रेफरेंस दे दूंगी या उसका नाम डाल दूंगी, तो वो हो जाएगी एल्यूजन। अब एक पैराडाइज लॉस्ट में से एग्जाम्पल लिखी हुई है, दिस प्लेस इज़ लाइक एन। एडन कहते हैं जो जन्नत का बाग था वो, ठीक है, जहाँ शैतान ने आके हज़रत अम्मा हवा में लगा के उनसे वो फ्रूट खाने पे मजबूर किया था या उनको बातों में वर्गलाया था। तो ये पैराडाइज लॉस्ट बुक है। अभी जो एडन है ये पैराडाइज को रेफरेंस कर रहा है। अब कोई भी खूबसूरत जगह है और वहाँ मैं अपने आर्टिकल में किसी भी चीज़ में मैं उस चीज़ के लिए दिस प्लेस इज़ लाइक एडन लिख दूँ, तो ये मैं रेफरेंस दे रही हूँ पैराडाइज लॉस्ट की बुक में से। बल्कि आप लोग नहीं पढ़ी, चलो मैं कोई और एग्जांपल देती हूँ। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सॉन्ग हैं जिन सॉन्ग्स के अंदर राम लीला या राम जाने ऐसे करके सॉन्ग्स में नेम आते हैं। तो वो जो राइटर्स हैं ना, वो रिलीजियस फिगर्स का यूज़ कर इसी चीज़ को एल्यूजन कहते हैं। यानी किसी भी फेमस बंदे का नाम उसकी बुक में से कोई कोटेशन को अपने वर्क में ऐड कर देना एल्यूजन होगा। उसके बाद आती है एपोस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक ऐसे बंदे को एड्रेस करते हैं या बुलाते हैं जो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, या उसकी डेथ हो चुकी है, या वो वहाँ वैसे ही एब्सेंट है, या कोई भी चीज़ भी हो सकती है। वो एड्रेसिंग समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट, डेड, एब्सेंट और इमेजरी। आप लोगों ने वैसे ही पंक्चुएशन में तो देखा ही होगा, जैसे होता है इट इज़, तो इट इज़ को लिखते हैं इट्स, या हु इज़ तो लिखेंगे हुज़। हम इसे एज अ फिगर ऑफ स्पीच देख रहे हैं। तो रोमियो और जूलियट एक ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें एक लाइन भी है जो कि जूलियट बोलती है, ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दू रोमियो। मतलब कि रोमियो को बुला रही है कि तुम कहाँ रह गए हो या कहाँ हो। या जो जॉन डन की भी एक पोइम है, और डेथ बी नॉट प्राउड, यानी वो डेथ को, मौत को पुकार रहा है और कह रहा है कि तुम फ़ख्र ना करो। इसकी भी एक स्टोरी है, बट मैं आपको एक एज ए एग्जांपल ये भी, वो अपनी डेथ को पुकार रहा है। या रोमियो जूलियट में जूलियट रोमियो को पुकार रही है बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट देयर। उसके बाद आता है एनाफोरा, रिपीटिंग द सेम वर्ड्स फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स। यानी कि अगर डिफरेंट लाइन्स होगी ना, उसके जो शुरू वाले वर्ड्स हैं अगर वो सेम होंगे या कोई फ्रेजेस हैं वो सेम होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट जस्टिस। तो ये जो आई वॉन्ट है, इसे हम कहेंगे एनाफोरा, यानी रेपिटिशन ऑफ द वर्ड, सीक्वेंस ऑफ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेज। किसी भी लाइन के शुरू में जो वर्ड्स हैं ना, अगर वो सेम जा रहे हैं, उनकी एक सीक्वेंस जा रही है, तो वो होगा एनाफोरा। इसकी एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है। उसके बाद आता है मिटोनिमी, यानी एक ऐसे वर्ड का यूज़ करना जो किसी भी चीज़ को, बिगर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है या उससे वो रिलेट कर रही है। जैसे अगर मैं कहूँगी दी वाइट हाउस, तो दी वाइट हाउस से हमारे जहन में क्या आएगा, यूएस की गवर्नमेंट। यानी ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ को रिलेट कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आती है इंजैम्पमेंट, व्हेन अ लाइन कंटिन्यूज विदाउट पंक्चुएशन, यानी कि कोई सेंटेंस कंटिन्यू होता जा रहा है और वो 2 से 3 लाइनों तक चला गया, लेकिन उसमें कोई भी डॉट ना आए, यानी फुल स्टॉप ना आए, या इसके अलावा कोई और भी सिचुएशन उसके अंदर ना आए, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंजैम्पमेंट। यानी पोइट्री के अंदर एक ऐसी लाइंस आ जाए जो एक के बाद दूसरी लाइन पे जा रहे हैं वर्ड्स, लेकिन उनमें कोई पंक्चुएशन नहीं आ रही। मैं इसकी एग्जांपल भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद आता है एपिथेट। इसके अंदर हम एक राइटर एक ऐसा फ्रेज़ यूज़ करता है जो किसी की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब इस फ्रेज़ में हमें पता चल रहा है कि अलेक्जेंडर को द ग्रेट कह रहे हैं, यानी इस ही वर्ड के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी खसूसियात को हमें दिखा दिया गया है। इसके बाद आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल कहता है बातों को एग्जैजरेट करके बताना, यानी बढ़ा चढ़ा कर बताना। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ओवरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, इतनी थक गई हूँ कि अब मैं पूरे साल के लिए सो सकती हूँ। तो अभी कोई भी इंसान साल के लिए तो नहीं ना सो सकता, तो ये एग्जैजरेशन है, यानी बढ़ा चढ़ा के अपनी सिचुएशन को बयान करना। या अगर आपने काफ़ी दफ़ा एक बंदे को एक बात बता दी है और फिर कहें आई टोल्ड यू 1000 टाइम अबाउट दिस, कि मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा ये बात कर दी है। अब आपने 1000 दफ़ा तो नहीं ये बात की, लेकिन उस बात को एक फ्रेज़ बना देना जो उसमें हाइपरबोल नज़र आए, उसे एग्जैजरेट करके बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना।
तो उसे कहेंगे हाइपरबोल। इसके बाद ब्लैंक वर्स हमने लास्ट वाली वीडियो में भी देख लिया था, यानी ऐसी चीज़ पोइट्री जो इसमें कोई राइम ना हो, अयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया हो, जो कि ज़्यादातर शेक्सपियर ही करता था। एंड देन मीटर्स आ गया। मीटर मतलब ऐसी पोइट्री जिसके अंदर राइमिंग स्कीम यूज़ की जाए, राइमिंग पैटर्न यूज़ किया जाए, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, जैसे डा डम होता है। ये भी एक पूरी वीडियो बनेगी। उसके बाद स्टैंजा आता है। स्टैंजा किसे कहते हैं? जो पोइट्री के अंदर लाइंस होती है ना, यानी एक लाइन फिर दूसरी लाइन, इसको स्टैंजा कहते हैं। और स्टैंजा के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनेगी। इसके बाद सबसे एक मेन पोइट्रिक डिवाइस थी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं जब पोइट्री के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड है ना, वो बार बार रिपीट हो, एक जैसे ही हो, यानी कि एक लाइन में जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट होगा ना, हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो सबका ही सेम हो। अगर सबका ना सही तो ज़्यादा से ज़्यादा तो सेम ही हो। जैसे कि यहाँ भी एग्जाम्पल लिखी हुई है, शी सेल्स सी शेल्स, या मैं ये लिख दूँ, माई डियर डियर इज़ डियर, कि जो मेरी प्यारी डियर यानी हिरन है वो बहुत डियर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। या ये भी हम कह सकते हैं, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लेमन, जो छोटा लक्ष्मण है या जो भी बंदा है उसको लेमन्स बहुत पसंद हैं। तो इन सब में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, हर वर्ड है ना, उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो सेम है सबका। तो इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं और इस रेपिटेशन को क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। के बाद आ जाता है एसोनेंस। ये एक फ्रेंच वर्ड है। अंदर हम वोवल साउंड की रेपिटेशन को देखते हैं। ऐसे एलिट्रेशन में जो वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता था वो सबका सेम होता था। ऐसे ही एसोनेंस के अंदर जो वर्ड का सेकंड अल्फ़ाबेट है, यानी हर वर्ड का सेकंड अल्फ़ाबेट होगा वो वोवल होना चाहिए और सेम होना चाहिए। जैसे कि हेयर द मेलो वेडिंग बेल्स। अब हेयर में जो ई है, मेलो में जो ई है, वेडिंग में जो सेकंड ई है और बेल में जो सेकंड ई है, सब में ई क्या होता है? वोवल होता है और सब में सेम है, तो ये एसोनेंस हो गया। ऐसे ही या मैं कह दूँ, बियर इज़ नियर बट नो नीड टू फेयर। अब बियर का जो सेकंड ई है और नियर में भी जो सेकंड ई है, नीड का जो सेकंड ई है और जो फियर का सेकंड ई है, ये ई वोवल है और सब के अंदर है, तो ये क्या हुआ? एसोनेंस। उसके बाद आता है ओनोमेटोपिया। ऐसे वर्ड्स जो साउंड को इमिटेट कर रहे हैं या साउंड की नकल में बने हैं। फॉर एग्जांपल बुज, बैंग, स्प्लैश, या चलो इन सबको छोड़ो, जो जिप है, हम जब जिप खोलते हैं तो भी ऐसी आवाज़ आती है जिप की, और हम इसे कहते भी जिप ही हैं। यानी ये जो जिप वर्ड है ये उस साउंड से बना है, जिप। बाद एक और इम्पोर्टेंट जो पोएटिक डिवाइस वो है कॉन्सीट। इसके अंदर हम दो बड़ी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सिमिली और मेटाफर में कंपेयर करते थे ना, यानी कंपेयर टू वास्ट वर्ड्स, यानी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स या बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना। और ये अनयूजुअल कंपैरिजन होता है, यानी ये कंपैरिजन देख के ना हम लोग हैरान हो जाते हैं कि हैं ऐसे भी होता है। एक फ्रेज़ होगा, आप सबने सुना होगा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो ये एक अनयूजुअल कंपैरिजन नहीं है कि लव को हम एक बैटलफील्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग लव टू अ जर्नी। लव को एक ज़िंदगी के सफ़र के साथ कंपैरिजन करते हैं हम, एक वॉर या बैटलफील्ड के साथ करते हैं, इवन बिजनेस डीलिंग के साथ भी करते हैं। या चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। जो जॉन डन है ना, वो मेटाफिजिकल पोइट है। उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी और उसके अंदर ना उन्होंने अपने आप को और अपनी लवर को ना, कंपास होती है ना, उसकी जो दो टांगें होती हैं उसके साथ कंपेयर किया और कहा कि अगर हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ को मतलब फुलफ़िल करेंगे ना तो ही हम साथ रह सकते हैं। अगर हम में से एक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटी से हट जाएगा ना तो फिर हम लोग दूर हो जाएंगे या जुदा हो जाएंगे। इट मीन्स दे बोथ शुड बी लॉयल। उसके बाद टोन आती है। ये भी एक पोइटिक डिवाइस है। इसमें देखा जाता है कि जो पोइट है वो पोइट्री लिखते हुए उसका क्या एटीट्यूड है, क्या उसकी टोन है, क्या वो सीरियस है पोइट्री लिखते हुए, या वो सैड है, या वो फ़नी है, मतलब वो मजाक के मूड में है, ह्यूमरस है और वो मजाक में पोइम लिख रहा है। बाद आता है पन। पन कहते हैं जोक को, वर्ल्ड प्ले ऑफ ह्यूमर को। कोई पोइट जो होता है अपनी पोइट्री के अंदर कोई ऐसा मजाक डाल देता है, एक फ़नी एलिमेंट्स डाल देता है या कुछ फ़नी वर्ड्स को डाल देता है। जैसे कि एन एम्बेसडर इज़ अ मैन हु लीव्स अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर जो होता है वो बंदा होता है जो अब्रोड रह रहा है। क्यों रह रहा है? ताकि उसकी कंट्री के भलाई के लिए। यानी वो जो खुद है वो तो खुद बाहर रह रहा है और इसमें भला कंट्री का हो रहा है। तो राइटर ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा, तंज करेगा और जोक के ज़रिए।
अब ऐसा नहीं है कि हमारी पोएटिक डिवाइस सारी ही कवर हो गई हैं, लेकिन आउटलाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट डिवाइसेस थी ना, वो आज हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। फिर भी कोई ना समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड रिमेंबर वन थिंग, पोएटिक डिवाइस आर नॉट समथिंग टू मेमोराइज मैकेनिकली। ये आपको हर जगह मिलेगी, सॉन्ग्स में मिलेगी, एड्स में मिलेगी, फिल्म में मिलेगी, इवन जो डेली कन्वर्सेशन है उसमें भी मिलेगी। बस फ़र्क इतना है कि आप लोग उसको नोटिस नहीं करते, लेकिन ये पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपनी लाइफ में यूज़ भी करना और इनको अपने इर्द गिर्द नोटिस भी करना। इससे जो लिटरेचर और लाइफ मोर मीनिंगफुल हो जाएगी, इंजॉयबल हो जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे।